हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 के अंतर्गत कक्षा 10 में विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसका उप विषय है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 2 संघवाद, फेडरलिज्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म, संघवाद, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो संघवाद क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में पहला बिंदु है कि संघवाद का अर्थ। तो बच्चों, संघ यानी समूह, संघ कहते हैं समूह को। अब ऐसा समूह जो हमारे देश में या किसी अन्य देश में एक विस्तृत रूप में मिलकर के काम करता है, बहुत सारे संगठनों को मिलाकर के एक संघ की व्यवस्था होती है। तो ये संघ मिला जुला एक संगठन होता है। कुछ देशों में, हमारे देश स्वतंत्र के पहले बाद बेल्जियम देश में सबसे पहले संघवाद का प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद स्पेन या फ्रांस, इनमें हुआ। हमारे भारत की आज़ादी के बाद 1947 की आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और उस विभाजन के बाद हमारे भारत में कैसी सरकार बने, इसके बारे में संविधान की पुस्तक जब बनाई गई तो उसमें विचार रखे गए। अब इसमें क्या होता है कि एक सरकार होती है एकात्मक सरकार और एक होती है संघात्मक सरकार। तो एकात्मक सरकार पूरे देश में एक ही सरकार होती है और सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, उसी को सारे निर्णय लेने का अधिकार होता है। किंतु हमारे देश में ऐसी सरकार होना ये संभव नहीं था, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। इसमें अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं और बहुत सारी विषमता भी इसमें पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बेल्जियम की राह पर, बेल्जियम के देश की तरह संघ यानी संघीय सरकार के बारे में सोचा गया। तो संघीय शासन में क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा शासन जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती हैं या 2 या 2 से अधिक स्तर वाली संगठन काम करते हैं, ऐसी सरकार को संघात्मक सरकार कहते हैं। तो हमारे देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई। अब इसमें और क्या होता है, संघीय शासन व्यवस्था में हमारे देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था के अंतर्गत एक सरकार बनी, केंद्र सरकार, जो पूरे देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी सरकार राज्य सरकारें यानी राज्य स्तर पर बनी और वो भी अपने राज्य के अपने नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार से 2 स्तरों वाली सरकारें हमारे देश में बनी, तो जिनको हम संघीय शासन के अंतर्गत कहते हैं संघीय शासन। राज्य सरकार का शासन अलग होता है, केंद्र सरकार अलग होता है। इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है एकात्मक से बाद में कि संघ शासन में केंद्र सरकार के भी कुछ अलग विषय होते हैं और राज्य सरकारों के कुछ अलग विषय होते हैं। केंद्र सरकार अपने देश के लिए कानून बनाती है और राज्य सरकारें केवल अपने राज्य के लिए कानून बनाती हैं। दोनों के कानून बनाने के अपने अपने क्षेत्र हैं और दोनों ही स्वतंत्र हैं। राज्य के कार्य में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती और केंद्र के कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किंतु कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक साथ कानून बनाते हैं, तो उनमें दोनों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से संघीय शासन की व्यवस्था हमारे देश में की गई। जो राज्य के अधिकार हैं उन पर केंद्र अपना दबाव नहीं बना सकता। राज्य के जो देश हैं, जो प्रदेश बने हैं,
तो उनके स्तर पर राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के लिए अच्छा बेहतर से बेहतर क्या काम कर सकती हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल, और उसके बाद राज्य का मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो निर्णय लेता है वो राज्य में लागू करते हैं, और राज्यपाल से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। यानी जो भी कानून राज्य वाले मुख्यमंत्री उसका मंत्रिमंडल बनाएगा तो उसके बाद में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद वो उस राज्य का कानून बन जाता है, जिसको राज्य विधानमंडल में जो 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उन दोनों में उसको पहले पास किया जाता है। उसके बाद राज्यपाल उसको स्वीकृति प्रदान करता है, तब वो राज्य का कानून लागू हो जाता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के वो जो कानून बनाते हैं वो पूरे देश के लिए बनाते हैं, और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद वह राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने के बाद और वह कानून का रूप धारण कर लेता है और उसको फिर पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाता है। किंतु हमारे देश में कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास होने के बाद और राष्ट्रपति की स्वीकृति होने के बाद भी वो कानून नहीं बन पाते। उनकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, ये संघीय शासन में है कि पहले केंद्र में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास होगा, 2/3 बहुमत से होगा। उसके बाद में उस कानून को राज्य की विधानसभा में ले जाया जाएगा और राज्य की कम से कम आधी राज्य की विधानसभाएं उसको पास करेंगी, और उसके बाद में फिर पुनः संसद में आएगा और राज्यों की विधानसभाओं के आधे से अधिक विधानसभाओं के पास होने के बाद वो संसद में पास होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, तब वो कानून बनेगा, जैसे कि जीएसटी कानून लागू किया गया था। तो ये संघात्मक शासन की कुछ मैंने आपको विशेषताएं बताई। तो हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। अब इसके अंतर्गत भारत में संघीय व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से किया गया, इसके अंतर्गत हम आपको थोड़ा विस्तार से ले जाना चाह रहे हैं कि यह है 3 प्रकार की सूची बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। यानी पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची, ये जो संघ सूची है, इसमें पहले जब संविधान बना था तो इसमें 97 विषय रखे गए थे, 97। अब उनको फिर 98 हुए, और अब इस समय वर्तमान समय में इनको बढ़ा करके 100 विषय कर दिया गया है। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, जिनमें उन 100 के 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे विदेश, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये बैंकिंग, संचार विभाग, इस प्रकार के जो विभाग हैं, रेल विभाग, जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, ऐसे 100 विषय होते हैं, और उन 100 विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये कहते हैं संघ सूची के विषय। मैंने उदाहरण दिया आपको। अब इसके बाद आती है ये राज्य सूची। तो राज्य सूची में जब संविधान बना तो इसमें 67 विषय रखे गए थे, किंतु वर्तमान समय में इनको घटा करके 62 कर दिया गया है। अब राज्य सूची में 62 विषय हैं। उन 62 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है। राज्य, अलग अलग राज्य हैं हमारे देश में, तो वो पूर्ण राज्य है, जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, ऐसे 28 राज्य हैं, जिसका वर्णन मैं आगे बताऊंगा। तो वो राज्यों को अपने अपने अलग अलग 62 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। जैसे राज्य में आता है सिंचाई, कृषि, पुलिस, ये जो विभाग आते हैं, ऐसे 62 विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाने का काम करती हैं।
और तीसरा आता है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जब संविधान बना तो 47 यानी 47 विषय थे। इसके बाद में इनमें बढ़ोतरी की गई और वर्तमान समय में 52 यानी 52 विषयों पर जो संवर्ती सूची आया है, इसमें 52 विषय रखे गए हैं। इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। किंतु कभी कभी, वैसे हमारे संविधान में अभी तक या सरकारों में अभी ऐसा हुआ नहीं है, किंतु ये संविधान में लिखा गया है कि यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में विवाद पैदा हो जाता है तो केंद्र सरकार का निर्णय ही मान्य होगा, न कि राज्य सरकार का। किंतु हमारे देश में अभी ऐसा विवाद अभी तक नहीं हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से ये संवर्ती सूची के विषय मैंने आपको बताई। तो तीनों सूचियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों को मिलाकर के कानून बनाने का अधिकार संवर्ती सूची का है। ये तीनों विषय मैंने आपको विस्तार से बताए। अब इसके आगे हम करते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता है। भारत में संघीय शासन कैसे चलाया जाता है, ये विस्तार के बताने के लिए हमारे देश में इस समय वर्तमान समय में, अब हम मानचित्र की तरफ चलते हैं। ये मानचित्र है भारत का। भारत में इस समय वर्तमान समय में पूर्ण 28 राज्य हैं और वो 28 राज्य अपने में स्वतंत्र हैं। उनमें कानून बनाने का अधिकार अलग अलग राज्य के अलग अलग दिया गया है। ये 28 राज्य कौन से हैं, मानचित्र में भी आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे। ये भारत का मानचित्र है राजनीतिक। इसमें जो 28 राज्य हैं, थोड़ा एक और बताऊं मैं आपको। अभी 5 अगस्त 2019 को जो ये प्रदेश हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, ये पूर्ण राज्य था, किंतु इसको 2 भागों में बांटकर और इसको केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है, इसके 2 भाग, जम्मू कश्मीर और इधर ये लद्दाख का भाग। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये पूर्ण राज्य नहीं हुआ, ये केंद्र शासित सूची में आ गया। तो अब मैं पहले बताता हूँ आपको पूर्ण राज्य है। यहाँ से चलते हैं हम। देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, ये पूर्ण राज्य है, इसकी राजधानी शिमला है। दूसरा है पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा, इसकी राजधानी चंडीगढ़। और ये देख रहे हैं आप उत्तराखंड, राजधानी देहरादून। ये हरे रंग में आप देख रहे हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये पीले रंग में राजस्थान, राजधानी जयपुर। ये गुजरात बैंगनी रंग में है, राजधानी गांधीनगर, यहाँ पर है ये। इसके बाद में ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इससे कट के बना ये छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर। ये आप देख रहे हैं बिहार, इसकी राजधानी पटना। फिर इससे कट के बना ये आपका झारखंड की राजधानी रांची। ठीक इसके आगे पश्चिम बंगाल हरे में, यहाँ से है और ऊपर बहुत पतली पट्टी रह गई यहाँ तक और फिर यहाँ पहुँच गया। देखो ये बहुत पतली पट्टी यहाँ, क्योंकि इधर बांग्लादेश आ गया। तो इसकी राजधानी कोलकाता। ठीक उड़ीसा बराबर में है ये, राजधानी भुवनेश्वर। इसके बाद में यह आपका आंध्र प्रदेश था पूरा पहले। ये सन 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना, जिसकी राजधानी हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश की थी। और ये पीली पट्टी जो बीना के आधार की है, ये आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी अमरावती रखी गई है, किंतु वर्तमान में अभी हैदराबाद से ही काम देखा जा रहा है। और ठीक ये महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई, ये है मुंबई। इसके नीचे है ये गोवा प्रदेश है, जिसकी राजधानी पणजी, बहुत छोटा है ये समुद्र के किनारे। इसके बाद आप देख रहे हैं कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। इसके बाद में पीले रंग में है केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। बैंगनी रंग में फिर देख रहे हैं तमिलनाडु, दक्षिणी छोर पर, राजधानी चेन्नई। और इसके बाद अब हम पूर्ण राज्यों में चलते हैं। ये सिक्किम, राजधानी गंगटोक। इसके बाद में यहाँ आते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। इसके बाद में पीले रंग में है ये असम,
राजधानी दिसपुर। इसके बाद में मेघालय, राजधानी शिलांग। उसके बाद इधर चलते हैं आप, तो ये है आपका नागालैंड, राजधानी कोहिमा। मणिपुर, राजधानी इम्फाल। मिजोरम, राजधानी आइजोल। और ये त्रिपुरा, राजधानी अगरतला। ये कुल आपको मैंने 28 राज्य बताए। ये हो गए पूर्ण राज्य। अब इसके साथ साथ 8 केंद्र शासित राज्य भी यहाँ पर हैं। 8 केंद्र शासित राज्य कैसे हैं? क्योंकि इनमें भी बदलाव होता रहा। अब से पहले इनकी संख्या 9 थी, बाद में ये 7 हो गई घट करके। अब इस समय ये संख्या में 8 हैं। तो 28 + 8, 8 कैसे हैं? पहला हो गया केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर। इससे कट के दूसरा जो भाग बना वो लद्दाख, राजधानी लेह। और लेह का तापमान 0 रहता है, बहुत ठंडा इलाका है। इसके बाद ये आया भारत की राजधानी दिल्ली। ये दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी भी नई दिल्ली है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ है उसको भी केंद्र शासित का दर्जा दिया गया, तो वो अलग केंद्र शासित राज्य भी है। ठीक इसी प्रकार से ये जो है यहाँ पर है दमन दीप, और इधर बराबर में है दादर नगर हवेली। ये पहले दोनों अलग अलग थे, किंतु अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन दीप। और इन दोनों को जोड़ करके एक केंद्र शासित राज्य बना जिसकी राजधानी दमन है। ठीक इसी प्रकार से अब आगे चलते हम, यह पांडिचेरी। इसके भी समुद्र के किनारे पर 2-3 स्थानों पर इसके भाग हैं, इनको मिलाकर पांडिचेरी, और इसकी राजधानी भी पांडिचेरी है। अब इसके बाद में हम इसके अरब सागर में आते हैं, और यह आता है लक्षद्वीप समूह। ये बहुत छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं जिनकी राजधानी कवरत्ती है। ठीक इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी के नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं बराबर में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिनकी राजधानी थी यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर। तो ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी। इस प्रकार से ये 8 केंद्र शासित राज्य हुए। अब हम इन प्रदेशों में ये देखते हैं कि जो विधानसभाएं बनी हुई हैं हमारी, वो वर्तमान समय में 28 राज्यों में तो हैं ही, किंतु 2 केंद्र शासित राज्यों में भी विधानसभाएं बनी हुई हैं। एक दिल्ली विधानसभा है और एक पांडिचेरी। किंतु अब एक नियम और आता है, संविधान में एक नियम बना था कि किसी भी राज्य में मिनिमम संख्या विधानसभा की 40 से कम नहीं हो सकती और 500 से अधिक ना हो। किंतु यह कुछ अपवाद भी है। वहाँ 32 संख्या भी 2 राज्यों में विधानसभाओं की है, किंतु यह अपवाद की श्रेणी में आता है। कहीं भी आप देखते हैं किसी विषय में अपवाद आता है। अब हम इसके बाद में चलते हैं। ये मैंने आपको मानचित्र के द्वारा इनके प्रदेशों की बारे में बताया। अब है भाषाई राज्य। भाषा की दृष्टि से हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 1300 भाषाओं को देखा गया। यानी 1300 भाषाएं सामने रखी गईं, जिनमें 121 भाषाओं को स्वीकृत किया गया, और उनमें से 121 में से भी 22 भाषाओं को राज्य की 8वें केंद्र के 8वें अनुसूची में रखा गया और उनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक इसी प्रकार हम भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो जब संविधान बना था तो उस समय विचार किया गया था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, किंतु कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया कि भाषाओं के आधार पर यदि इसका विभाजन हुआ तो देश टुकड़ों में बंट जाएगा। तो उस विचार को उस समय कैंसिल कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में हिंदी जो भाषा है, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा है, राजभाषा नहीं है, राजभाषा बनाया गया। और उसके बाद में जो 22 भाषाएं हैं उनको हमारी
जो अनुसूची में 8वें अनुसूची में डाला तो उनको भी इस प्रकार का दर्जा राजभाषा का दिया गया। अब वो राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, तो अब 1965 में जब अंग्रेज़ों के कानून को ख़त्म कर दिया गया था तो ये एक भावना आई थी कि अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, किंतु कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। उसका प्रमुख उदाहरण है तमिलनाडु। 1967 में वहाँ विश्वविद्यालयों में भी छात्रों ने भी और वहाँ की सरकारों ने भी इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जन्मजात या तो अंग्रेजी बोली जाती है या फिर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा तमिल बोली जाती है। उन्होंने हिंदी का भी विरोध किया। तो इसलिए ऐसा समझते हुए फिर भाषाओं के आधार पर भी कुछ राज्यों का गठन किया गया और जो हमारे लाभकारी सिद्ध हुआ। फिर ये महसूस किया गया कि भाषाओं के आधार पर भी जो हमारे राज्य बने उनसे हमारे देश का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर उसको और आगे बढ़ाया गया और फिर जो राज्य की भाषाएं हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई। यानी सरकारी कामकाज में हिंदी का तो प्रचार जरूरी है या कि हिंदी के बाद में वहाँ के प्रदेश की जो राजभाषा है उसको भी वो यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा उन्हें छूट दी गई राज्यों को, जिससे कि राज्यों की राज्य भाषा का जब प्रचार करने का मौका मिला तो उन्होंने उसका खूब लाभ उठाया और उसका भी हमारे देश के टुकड़े विभाजन पर कोई अंतर नहीं पड़ा, राष्ट्र की एकता बनी रही। तो इस प्रकार हमारे देश में भाषाओं के आधार पर भी बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे 2-4 उदाहरण देता हूँ। तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में डोगरी, पहाड़ी, बिहार में हिंदी का बोलबाला है, किंतु कुछ लोग जो बिहारी भाषा कहते हैं अपने क्षेत्र में कि बिहारी भाषा बोल रहा, तो वो बिहारी भाषा भी वहाँ पर है। ऐसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं प्रदेशों के आधार पर हैं। जब बंगाल में बंगाली, तो अब क्या हुआ, जो पहले कुछ नगर थे जो हमारे नाम थे नगरों के, तो वो नगरों के नाम भी उन क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर बदल दिए गए। पहले था बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी, किंतु मराठी भाषा में उसको मुंबई कहा गया। इसका नाम था कलकत्ता, किंतु बंगाली भाषा में कोलकाता कहा गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, मद्रास का नाम बदल के उसको चेन्नई कर दिया गया। तो भाषाओं के आधार पर बहुत सारे नगरों के नाम भी बदल दिए गए, किंतु उससे हमारे देश की अखंडता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अब हम चलते हैं भारत की राजनीतिक इकाइयाँ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, जो मैंने आपको अभी प्रदेश वाइज बताए थे। ठीक इसके बाद में है राज्य और केंद्रों के संबंध। तो राज्य और केंद्रों के संबंध में जब हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकार केंद्र को होता है, किंतु दोनों में संबंध बनाना विशेष जरूरी है। ज़्यादातर हमारे देश में कांग्रेस का शासन रहा है और जिस समय कांग्रेस का शासन केंद्र सरकार में भी था और राज्यों में भी कांग्रेस का शासन था, तो जब दोनों स्तरों पर कांग्रेस का शासन था तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती थी। किंतु जब केंद्र में शासन कांग्रेस का था और राज्यों में शासन कांग्रेस का नहीं रहा, क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियों ने, जो राजनीतिक पार्टियां थी क्षेत्रीय, उन्होंने अपना वर्चस्व बना करके आम जनता को लाभ पहुंचा करके उनके हित के कानून बना करके जब अपने इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कांग्रेस को पछाड़ दिया और उन्होंने अपने राज्य स्तर के जो दल थे उनके आधार पर उन्होंने क्षेत्रीय दल बनाए और इलेक्शन जीत लिए। फिर वो क्षेत्रीय दलों की सरकारें बन गईं। अब ऐसी स्थिति में संविधान के अनुसार धारा 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उसका दुरुपयोग किया, यानी धारा 356 के अंतर्गत उसने राज्य की सरकारों को बहुमत होते हुए भी फेल कर दिया, यानी उनको भंग कर दिया। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी कल्याण सिंह सरकार को जब राम मंदिर में 1992 में विवाद हुआ, विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का गिराया गया,
तो कल्याण सिंह की सरकार पूर्ण बहुमत की थी, किंतु केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के नाते धारा 356 के अंतर्गत राज्य की सरकार को भंग कर दिया गया। ऐसे उदाहरण कांग्रेस की सरकार में बहुत बार हुए कि धारा 356 का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों को बहुमत में होने के नाते भी भंग कर दिया गया, किंतु वर्तमान समय में उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब ऐसा संबंध कर दिया गया केंद्र सरकार राज्य सरकार में कि अब केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार को आसानी से भंग नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा कि बंगाल में प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री थी, वहाँ का प्रशासन था, वो केंद्र के अधिकारियों को, मंत्रियों को अपने अंदर अपने जो क्षेत्र में घुसने से मना करते थे, रोक भी देते थे और बहुत अत्याचार जनता पर कर रहे थे, किंतु फिर भी बहुमत की सरकार थी तो केंद्र सरकार उसको नहीं गिरा, उसने इलेक्शन हुए। तो इस प्रकार से अब केंद्र सरकार धारा 356 का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार भारत में भाषा विविधता, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि भाषाओं के आधार पर यदि हम देखते हैं तो एक तो राज्य स्तर की भाषाएं हो गई और दूसरी बात सबसे ज़्यादा बोले जाने भाषा है हिंदी। वर्तमान समय में 43.6% भाषाई लोग हिंदी भाषा बोलने वाले हैं और अंग्रेजी को देखते हैं तो मात्र 0.2% थे पहले बोलने वाले, किंतु अब पूरे देश में आंकड़े ले जाते हैं तो 11% लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। फिर भी अब कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी है, तो क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला है, किंतु सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र है उत्तर भारत, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब पंजाब, हरियाणा, ये ज़्यादातर हिंदी भाषा ही बोलते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र में आते हैं। कभी कभी अपने जो पंजाब में वो सिख भाषा का प्रयोग कर देते हैं, किंतु उसको सिख भाषा का कहीं अलग प्रयोग नहीं किया गया है, वो आपस में करते हैं। तो उत्तरी भारत का जो बाहुल क्षेत्र है ये एक मैदानी क्षेत्र कहलाता है, जो गंगा सतलज का मैदान कहलाता है और इसमें भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है और इस क्षेत्र में जो पैदावार होती है अन्न की वो देश के 80% लोगों का भरण पोषण करती है। अब हम आपको आते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि संविधान जब बना तो भाषा जो हम संघीय ढांचे कहते हैं, संघीय शासन है, जैसे कि मैंने बताया संघवाद, तो संघात्मक सरकार में 2 स्तर की सरकारें बनी, किंतु अब बाद में इसको एक स्तर और बढ़ाया गया, वो नागरिकों की सुविधा के लिए, यानी उसको कहते हैं स्थानीय स्तर का शासन। तो एक हो गया केंद्र का शासन, एक हो गया राज्य स्तर का राज्य का शासन और एक हो गया अब स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भी उसको 2 भागों में बांटा गया। एक होता है ग्राम पंचायत, गांव में सब में छोटी इकाई है गांव की ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया प्रधान होता है। उसके बाद में क्षेत्र पंचायत, जिसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है, और एक होता है जिला पंचायत, जो जिले के स्तर पर होती है और उसमें हर जिले में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो ये गांव के लिए है, इसकी भी 3 कैटेगरी बन गई, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये गांव के स्तरों का शासन करती हैं और एक पैसा आता है इनके लिए सरकार से, गांव में सुधारात्मक कार्य करती हैं और अपना निर्णय देने का काम भी करती हैं। अब इसी प्रकार से शहर में भी 3 प्रकार के ये स्वशासन की व्यवस्था की गई है। सब में छोटी इकाई है नगर पंचायत, और नगर पंचायत उसके बाद में उससे बड़ी है नगर पालिका और उससे बड़ी है फिर नगर निगम। तो नगर पंचायत ये लगभग 5 लाख तक की आबादी पर 55,000 से लेकर और 5 लाख तक की आबादी पर रहती है, 55,000 से 5 लाख तक। अब इसमें संशोधन बाद में होगा 2026 के बाद। इसके बाद जो 10 लाख तक की, 5 लाख से 10 लाख तक की आबादी है तो वहाँ पर नगर पालिका का निर्माण होता है, नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, सभासद बनते हैं। और ठीक उससे ऊपर 10 लाख से ऊपर वाली आबादी जो शहर हैं वहाँ पर नगर निगम का गठन किया गया है। जैसे कि अपने मुरादाबाद में नगर निगम है और नगर निगम में जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं।
हमारे वर्तमान में मवाद के मेयर विनोद अग्रवाल जी हैं। तो श्रीमान विनोद अग्रवाल जी उससे पहले 2.5 साल का कार्यकाल कर चुके थे, बाद में पूर्ण कार्यकाल चुने गए और वो नगर में जो महानगर बना हुआ मवाद उसका पूरा दायित्व देखते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीसरे स्तर का कानून बनाया गया। तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्यों के लिए बनाती हैं और स्वशासन की व्यवस्थाएं जो हैं स्तर है तीसरा, ये ग्राम में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, और शहर में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो इस प्रकार से मैंने आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण जो बताया मैंने आपको, ये भी हमारे देश के लिए या नागरिकों के लिए एक अच्छा कदम है। इससे हमारे नागरिकों को बहुत फायदा मिलता है और देश के सर्वांगीण विकास में ये सहायता करता है। तो बच्चों, अब मैंने इसको आपको बताया संघवाद के बारे में, संघात्मक शासन आदि आदि सब बताया। ये पाठ भी आप पढ़ेंगे ध्यान से, और जो हम आपको ये पूरा वीडियो बना के भेज रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके दूसरों को भी शेयर करें, तब आपको पाठ समझ में आएगा। इसके बाद में फिर उसको पूरा पढ़ें, आखिर तक देखें, उसे सुने, और उसके बाद में जो PDF भेज जाएगी उसके प्रश्नोत्तरों को अपने रजिस्टर में जरूर लिखें। विद्यालय खुलने पर आपके रजिस्टर अवश्य देखे जाएंगे। तो बच्चों, बस मेरा यही कहना है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसे लिखें। धन्यवाद।